ठीक है। T4 जो केस स्टडी हम लोग कर रहे थे, पहले कुछ जनरल बात बोलना चाह रहे हैं। ये जो केस स्टडी है ये कोई भी रियल लाइफ कार कंपनी से कोरिलेट नहीं करते, बिकॉज हम पूरा सर्च मार लिए जितना है 50-60 कंपनी, कौन सा कंपनी का कितना स्टाफ है, क्या मार्केट शेयर है, कहीं कोई क्लू मिल जाए, कहीं नहीं मिलता है। बिकॉज अगर विद इन 10 कंपनी का बात करेंगे तो कोई का भी स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है वो 2-3 लाख से नीचे नहीं है। इसका 45,000 स्टाफ है। फिर उसके बाद अगर ये बोल रहे हैं कि विद इन 10 ये बनने वाला है, लिखा हुआ एक पैराग्राफ में कि द नेक्स्ट ईयर द कंपनी विल बी विद इन 10 मार्क, तो 10 से 20 के बीच में होगा। कोई क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि एशिया में हो, जिस कंट्री में है उस कंट्री में 4% 12% स्टेक हो, वर्ल्ड में 4% स्टेक हो, ऐसा कोई नहीं है। ये जरूर है इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारा कार कंपनी से मिलता है। जैसे हम लोग बोले थोड़ा बहुत मारुति से मिलता है, थोड़ा बहुत टोयोटा से मिलता है, या कोई फोर्ड से तो नहीं मिलता है, लेकिन और भी कंपनीज है जिनसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका कारण ये है, हम पहले भी बोलते हैं कि वो लोग अगर कोई एग्जैक्ट कंपनी का एग्जाम्पल देंगे ना, तो हो सकता है कंपनी वाला ऑब्जेक्शन करे कि आप हमारे बारे में ये क्यों लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, वगैरह वगैरह। तो इंस्टीट्यूट ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो नॉर्मली जब भी कोई केस स्टडी वो लोग एग्जाम में देते हैं, वो केस स्टडी रियल लाइफ कोई कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा सबका लेकर हो सकता है बनता है। तो हम लोग अब इसको जब कंपैरिजन में डालेंगे, जैसे हम लोग बात किए थे ना, एग्जाम्पल में कंपैरिजन लिखना पड़ता है कोई दूसरा से, तो कंपैरिजन में हम लोग बहुत सारा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो वो कंपैरिजन के लिए हम एक अलग से 2-3 पेज लिखाएगा बाद में। पहले एक बार पैराग्राफ वाइज कवर कर लेते हैं, पूरा लास्ट तक जाते हैं। लास्ट तक में बहुत सारा चीज हो सकता है, व्यू चेंज हो जाए पढ़ते पढ़ते, तो एक बार शॉर्ट में सारा लिखते जा रहे हैं। लास्ट में हम लोग समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद हम लोग पहले जो और दूसरा केस स्टडी जो प्रैक्टिकल लाइफ में मोटर कार कंपनी है, जो कि एशियन कंपनी है, जिसका इससे जो जो चीज मिलता जुलता है या इससे एकदम विपरीत अलग है, उनको थोड़ा लिखेंगे 2-3 पेज। फिर हम लोग लिखेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बिकॉज एग्जाम में जाके सबसे पहले वही लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग का जो फॉर्मेट होगा एग्जाम में, पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा रिलीज माने हम ये रिपोर्ट बनाने मेरे को दिया गया वगैरह वगैरह, वो ये दोनों चीज हम लोग घर से लिख के पूरा सोच के जाएंगे, वहां वही उतारना है। उसके बाद जहां तक इश्यूज वगैरह का बात आते, तो इश्यूज तो वो लोग अनसीन के अंदर ही देंगे। इश्यूज के अंदर हम लोग अपने मन से कुछ कुछ इश्यू डेवलप करेंगे। मान लो कि समझ लो अगर कहीं पर दिया हुआ है कि एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो क्या दे सकता है, वहाँ वैल्यूएशन दे सकता है कि नहीं, कोई दूसरा कंपनी का, या कोई रेशियो वगैरह निकालने दे सकता है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से रेशियो निकाल लेंगे। 27 अगस्त को ऑलरेडी इस पेपर का एग्जाम हुआ है। जो लोग जो लोग वो एग्जाम देते हैं माने कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन उसका पेपर तो अभी नहीं देगा ना। 27 का एग्जाम का रिजल्ट 3 वीक में निकलता है, मतलब मान लो 15-20 सितंबर तक निकल जाएगा। तो 15-28 सितंबर तक वो एग्जाम का पेपर भी वो लोग देगा और उसका आंसर भी देगा। तो उससे और व्यू आएगा कि अनसीन में वो लोग क्या दिए है, तो और थोड़ा फीलिंग आ जाएगा। तो इतना दिन मेरा अभी टारगेट है कि हम लोग 4 क्लास में बस इस केस स्टडी के ऊपर सारा नोट्स बना के रेडी दें, एवरीथिंग, हर एक पैराग्राफ, स्वॉट एनालिसिस वगैरह सब करके रेडी रहे। तो जब तक वो पब्लिश होगा वहां पर हम लोग को और फीलिंग मिल जाएगा और क्या डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से चलने वाले हम लोग। उस दिन पहला पैराग्राफ ईएल कंपनी का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात लिखे थे कि ईएल कंपनी कंट्री पी को बिलोंग करता है। कंपनी का 1940 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कंपनी 1940 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कंपनी शुरू में गाड़ियां बनाती नहीं थी, केवल असेंबल करती थी, कि जो असेंबल भी करती थी, क्या नाम था, डैमेज्ड जीप्स वगैरह को लेकर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टूटा फूटा गाड़ियां मिल जाती थी हम लोग को, हम लोग उनको केवल रिनोवेट करते थे, टूटा फूटा चीज को ठीक कर देते, और ऐसे करके हम लोग गाड़ियां बेच रहे थे। वहां पर हम लोग को चीप लेबर जरूर मिल रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह की बहुत कमी थी, ठीक है। फिर आगे आया बात रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम लोग बात किए कि जिस कंट्री में ईएल इस्टेब्लिश्ड है, उस कंट्री से बहुत सारा हेल्प कंपनी को मिला। एक वो लोग वर्ड यूज किया था यहां पर रूल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, क्या वर्ड यूज किया था, इन्फेंट इंडस्ट्री।
इन्फेंट इंडस्ट्री का मतलब जब तक ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तब तक कोई और को हम लोग अपने कंट्री में आने नहीं देंगे। प्लस हम लोग को फंड्स वगैरह इजीली मिलने लगेगा, प्लस गवर्नमेंट बहुत सारा रिसर्च वगैरह एजुकेशन वगैरह में खर्चा की, तो ये सब फायदा हम लोग को गवर्नमेंट से मिला, रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिर ग्रोथ ऑफ ईएल, इसमें हम लोग बात की कि 1950 तक आते आते वर्ल्ड वॉर वगैरह का इफेक्ट खत्म हो गया, तो गाड़ियां हम लोग को मिलनी बंद हो गई। जो खराब गाड़ियां थी ना रिनोवेशन करने के लिए, जीप्स वगैरह मिलना बंद हो गया, तो हम लोग असेंबली चालू की। असेंबली का नाम दिया था सेमी नॉक डाउन किट्स। सेमी नॉक डाउन किट्स असेंबलिंग चालू की, इसको असेंबलिंग नाम दिया। फिर बोला कि हम लोग 1973 में अपना गाड़ी बनाएं। 20 साल बाद अपना गाड़ी डेवलप किए, मैन्युफैक्चर किए। वो गाड़ी हम लोग नॉर्मली इकोनॉमिकल कार लाए थे कम दाम में। हम लोग सोचे कि कंट्री में चलेगा नहीं जहां डेवलप्ड है, लेकिन वहां पर भी वो गाड़ी को बहुत नाम मिला, लोग उसको खरीदने लग गए। उसके बेसिस पे हम लोग और बहुत सारा कंट्री में अपना ऑफिसेस वगैरह खोल दिए। फिर बोला यूएसए वगैरह ईस्टर्न यूरोप में खोल दिए। फिर चल रहा था स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, लीडरशिप। मेरे ख्याल से इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं लिखे थे, नहीं अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ एक बार। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, बिकॉज जैसे समझ लो मेरे को याद नहीं, वैसे तुमको भी याद नहीं होगा, तो एक बार फिर से इसमें जाते हैं कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, लीडरशिप। स्ट्रैटेजी मतलब होता है लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए, जैसे हम लोग पढ़ के रखें रैशनल स्ट्रैटेजी, इमरजेंट स्ट्रैटेजी, फ्री वेलमिंग स्ट्रैटेजी, तो वैसे ही कंपनी की लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनती है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो वो सब स्ट्रैटेजी का बात है। माने ये एरिया इसलिए बोल रहे हैं, मान लो हमको इलेबोरेट करना है आंसर को, तो मेरे को जाना पड़ेगा ना कौन सा एरिया का यहाँ बात होएगा। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं फंक्शनल, एंटरप्रेन्योरियल, डिविजनल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, ये सब चीजें पढ़े हुए हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको वो सब भी मिलेगा। लीडरशिप, लीडरशिप में बेसिकली होता है सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, कि कोई पर्सन है जिसकी बातें मानी जाती हैं, कि सबको हम लोग अथॉरिटी दे दिए हैं, सबको डिसाइड कर सकते हैं। तो वो लोग स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और लीडरशिप को यहाँ डील किए। ये केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिकॉज इसके बेसिस पे अगर हम कोई फ्यूचर स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना है कि नहीं, लीडरशिप में क्या होगा, मिस्टर A10 है नहीं, मिस्टर B10 आए हैं, उनके बेटे, उनको बुद्धि है नहीं, तो वो जो लोगों को आदत हो गया है कि बॉस की बात सुनने की, अब मिस्टर B10 को बॉस भी बनना नहीं आता है, तो उनका वो आदत को कैसे दूर करेंगे, ये सब प्रॉब्लमेटिक एरिया समझाना चाह रहे हैं। एक बार हम फिर से जहां तक ये पूरा चीज चल रहा है उसको पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर लिखेंगे। सक्सेस फॉलोड ऑन सक्सेस, and since the late 1970 EL has established 7 full-scale manufacturing assembly plants। बोलता है 1970 के बाद कंपनी ने फुल स्केल 7 प्लांट लगाए हैं, 7 प्लांट्स, 1 in country X along with head office and divisional headquarters। मतलब एक प्लांट कंट्री X में ही है, वहां पर कंट्री का हेड ऑफिस भी है कंपनी का, और डिविजनल हेडक्वार्टर्स। डिविजनल हेडक्वार्टर्स माने जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ के रखें आईटीसी, आईटीसी का होटल डिवीजन, आईटीसी का टोबैको डिवीजन, पेपर डिवीजन, एफएमसीजी डिवीजन, तो हर एक डिवीजन जो भी कंपनी के अंदर है ना, उसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग पिछले दिन बात किए थे, डिवीजन मतलब है जो अलग अलग 6 टाइप का गाड़ी बना रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक प्रीमियम वगैरह वो मैं भूल गया हूं, फिर से पढ़ेंगे याद आ जाएगा। तो उन सब का हेडक्वार्टर यहीं है, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस भी वहीं है, हेडक्वार्टर सब डिवीजन का वहीं है, और एक फैक्ट्री भी हमने लगा के रखी है कंट्री एक्स में। और 6 फैक्ट्री कहां पर है अपनी, 2 in अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया की दूसरे कंट्रीज में है 2 फैक्ट्रियां। हम ये सब सर्च कर चुके हैं कि कोई ऐसा कंपनी जिसका एशिया में एस्टेब्लिशमेंट हो, 2 और कंट्री में ऑफिस हो, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। मतलब ये कहानी बनाया हुआ बात, ये कोई प्रैक्टिकल से नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 1 in नॉर्थ अमेरिका, 1 in यूरोप, 2 हो गया, और फिर उसके बाद हो गया 1 in वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, 2 एशिया में, 6 हो गया, और एक जिस कंट्री में स्टैब्लिश्ड है। अब तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं
तो हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि ये इंडिया में है कि चाइना में है कि जापान में है, बस एशियन कंट्री में है। और 2 जगह है, यूरोप, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ और साउथ अमेरिका। ये 7 जगह हमने प्लांट लगा लिए, यानी कि एकदम वाइडली स्प्रेड आउट है, बढ़िया से स्प्रेड आउट कंपनी है ग्लोबली। It has also established a network of suppliers, distributors and dealership in 152 countries to ensure efficient parts supplies and the distribution, sales and servicing of cars. कंपनी का 152 कंट्रीज में डीलरशिप है, बहुत सारे सप्लायर लोग के साथ नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है 152 कंट्रीज में, और सेल्स एंड सर्विसिंग ऑफ कार्स का माने सेल चैनल, सर्विसिंग, आफ्टर सेल सर्विस देने का सब जगह स्प्रेड आउट एरिया है। इट हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलरशिप इन 152 कंट्रीज to ensure efficient parts supplies and distribution, sales and servicing of cars. Recognizing the need for innovation. कंपनी को पता है नया नया टाइप का नया नया मॉडल मार्केट में लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाएंगे तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पीछे रह जाएंगे। तो ये इनोवेशन का नीड को नजर रखते हुए कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अलग से स्टैब्लिश किया है। These have been strategically placed to assist in the development of new products and processes around the world. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज मतलब एक जगह नहीं, वो भी 2-3 कंट्री में स्टैब्लिश किया होगा, जो कि हम लोग को हेल्प करेंगे नया नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है उसको रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, तो बोलता है कंपनी अच्छे से रिसर्च वगैरह करेगी डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, उसके लिए कंपनी ने रिसर्च फैसिलिटीज सब जगह लगा दी है। यानी कि ये जो सेकंड पैराग्राफ था ये इस बात पे फोकस कर रहे, हमारा सप्लायर स्प्रेड आउट है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, लीडरशिप है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स है, उसका आफ्टर सेल्स सर्विस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है डेवलप करने के लिए। यानी कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेके कंपनी चल रहे हैं, बिग स्ट्रक्चर, बिकॉज पहला दोनों पैराग्राफ स्ट्रक्चर का ही बात हो रहे हैं। पहला में कहां कहां ऑफिसेस है, दूसरा में कैसे अपना स्ट्रक्चर है, कैसे अपने काम करते हैं। एज EL हैज ग्रोन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हैज अंडरगॉन अ नंबर ऑफ चेंजेस। हम लोग बात किए थे कि जब छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बात किए थे मतलब पहले के लेवल्स में, तो एंटरप्रेन्योरियल होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो फंक्शनल हो जाता है, फिर और बड़ा होता है तो डिविजनल हो जाता है, और बड़ा होता है तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बोलता है जैसे जैसे कंपनी ने ग्रो किया है वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वैसे वैसे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन इट्स अर्ली डेज, इट डेवलप्ड द मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एज इट एडेड न्यू मॉडल्स टू इट्स पोर्टफोलियो। पहले कंपनी केवल एक मॉडल बनाती थी, धीरे धीरे कंपनी अलग अलग टाइप के मॉडल बनाने लगी है। एज इट सेट्स अप operations in more and more countries around the world, however it found it necessary to adopt a global product strategy. बोल रहे कि कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में ऑपरेशंस वगैरह चालू किए हैं। इट फाउंड इट नेसेसरी टू एडप्ट अ ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बोल रहे कि कंपनी ने अलग अलग कंट्री में ऑपरेशंस करके ये समझा है कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट जरूरी है, सब कंट्री का नेचर रिक्वायरमेंट अलग है। ऑपरेशंस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चर, ऑपरेशंस मतलब मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, सेलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, व्हाटएवर, जो जो ऑपरेशंस हम लोग ग्लोबलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को अहमियत दी है। दिस इज ए स्ट्रक्चर, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दिस इज ए स्ट्रक्चर इन विच द प्रोडक्ट डिविजन्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ज्योग्राफिक रीजन्स such as Asia, North America and Europe, as far as possible product models that suits the requirement of consumer within a particular geographical region. तो बोल रहे हैं कि 7 जगह जो प्लांट है, एशिया के लिए हमने अलग तरह से सोचा है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सोचा है, साउथ अमेरिका को कैटर कर लेगा, और यूरोप के लिए, वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के लिए भी हमने अलग अलग सोचा है। ग्लोबल स्ट्रक्चर का मतलब है डिविजन्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू रीजन्स सच एज एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एज फार एज पॉसिबल प्रोड्यूस मॉडल दैट सूट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रीजन। मतलब एशिया में गाड़ियां बनती हैं जैसे एशियन कंट्रीज को चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में बनती है जैसे अमेरिका में चाहिए है, और यूरोप में बनते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज वाले को गाड़ियां चाहिए।
within a particular, when model produced in one region are demanded in other regions या countries of the world, arrangements are made to ship them to other regions. अगर कोई एशियन कंट्री वाला गाड़ी यूरोप में चाहिए तो उसको यूरोप में नहीं बनाते, एशिया से बना के ही वहां भेजेंगे. अगर यूएसए में जो गाड़ी बिक रहा है उसको इंडिया में बेचना है, इंडिया में डिमांड, वहां से आता है. मतलब जो कंट्री जो कार पे फोकस कर रहे हैं वो कार दूसरे कंट्री में बेचने के लिए वहीं से जाती. EL ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज शोन इन अपेंडिक्स 1. तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर क्या था, सबसे ऊपर टॉप में था EL के हेड ऑफिस, EL हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उनको एडवाइस देने के लिए था एडवाइजरी कमेटी. फिर वो जो एडवाइजरी कमेटी था और जो नीचे 6 डिविजन्स हैं उनके बीच में एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्शन, HR, IT. और ये जितना चीज है ना यही चीज नीचे 6 में है. मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक हेड ऑफिस के तौर पर HR डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IT है, और एक अलग अलग प्रोडक्ट का अपना अपना भी ये सारे 6 प्रोडक्ट है, ABCDEF. ए का नाम दिया था कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज सेडान मॉडल, बी का स्पोर्ट्स यूटिलिटी मॉडल, सी का प्रीमियम एंड लग्जरी मॉडल, डी का मिड एंड लार्ज साइज सेडान मॉडल, ई का प्रीमियम मॉडल, एफ का लग्जरी मॉडल. पहला वाला कॉम्पैक्ट मिड साइज, दूसरा स्पोर्ट्स, तीसरा प्रीमियम एंड लग्जरी दोनों मिलाकर, चौथा मिड साइज, मिड एंड लार्ज साइज. पहला वाला खाली मिड था, ये वाला मान लो लार्ज हो गया. फिर उसके बाद प्रीमियम, थर्ड वाला प्रीमियम और लग्जरी दोनों था, तो पांचवा केवल प्रीमियम और छठा केवल लग्जरी. हो सकता है ये सब ई और एफ नया नया निकाला होगा अभी. यानी कि बोलने का मतलब क्या हुआ, ये जो 6 है ना, इनमें भी मार्केटिंग है, इनमें भी सेल्स है, इनमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनमें भी प्रोडक्शन है. ये चीज ये बात पे फोकस कर रहे कि हर एक टाइप का मॉडल बनाने के लिए पूरा उसका अलग टीम है, उसका मार्केटिंग, उसका रिसर्च, उसका क्वालिटी, उसका इंजीनियरिंग, सब अलग है. हर एक 6 मॉडल के लिए 6 टीम है, और वो 6 को सपोर्ट मिलता है मेन हेड्स टीम से. जो मेन टीम है उसमें भी है रिसर्च, मार्केटिंग, IT, फाइनेंस, सब कुछ, क्वालिटी वगैरह सब है. यानी कि 6 को कंट्रोल करने के लिए एक होलसम डिपार्टमेंट है, और अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देने के लिए अपना अपना डिविजन्स, अपना अपना रिसर्च डिपार्टमेंट, सेल्स वगैरह सब है. इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये हो गया कि जो भी अपना अपना डिवीजन का लोग है वो लोग अपने मॉडल के बारे में ज्यादा जानते हैं, समझ पाते हैं, सही डिसीजन लेता है, जल्दी होता है. लेकिन एक ही काम 6 बार हो रहा है ना, 6 डुप्लीकेसी ऑफ द एक्टिविटीज. और दूसरा जो मेन है वो लोग अगर कुछ बोलता होगा तो इन लोग को बात मानना पड़ता होगा. तो अलग अलग हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन ऊपर से हो गया सेंट्रलाइज्ड. तो एक सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है. डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, जल्दी डिसीजन, better decision about the product, but they all are getting controlled by the head office research team, head office marketing team, head office this team, finance team. तो उन लोग को उनका बात मानना पड़ता होगा ना. तो बहुत बार ऐसा लगता होगा कि हम सही सोच रहे हैं, हमको वो करने नहीं दिया गया. तो ये सब प्रॉब्लम जरूर अराइज होती होगी. यानी कि पहला पैराग्राफ था 7 जगह हेड माने प्रोडक्शन फैसिलिटी. दूसरा पैराग्राफ था बहुत वाइड स्प्रेड, हम लोग का रिसर्च, मार्केटिंग, सब कुछ वाइड स्प्रेड है, जैसे हम लोग इनोवेशन वगैरह कर पाते हैं. तीसरा पैराग्राफ में स्ट्रक्चर बार बार चेंज होते गया है, हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने लगे हैं. पहले सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, हम लोग ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं. जिस मार्केट में जिस टाइप का चीज़ चलेगा वैसा हम वहाँ बनाते हैं, बेचते हैं. और अगर दूसरे मार्केट में भी वो चीज़ चाहिए है तो हम लोग वहीं से बना के बेचते हैं, दूसरे जहां पर वो बनता है वहीं से बना के बेचते हैं. फिर बोला द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EL डिवीजन अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स समथिंग दैट EL मैनेजमेंट इज प्राउड ऑफ. द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EL डिवीजन अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स समथिंग दैट EL मैनेजमेंट इज प्राउड ऑफ. मैनेजमेंट को गर्व है
कि हम लोग का अलग अलग प्रोडक्ट का जो ग्रोथ हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, बट मैनेजिंग दीज फैसिलिटीज एट ए डिस्टेंस इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। लेकिन सारे 6 प्रोडक्ट डिवीजन को एक जगह से कंट्रोल करना प्रॉब्लम से कतई दूर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें। कम्युनिकेशन बिकम्स लेस इजी and ensuring the right balance between adequate control on one hand and opportunity for participation on the other is a balancing and requiring good leadership। बोल रहे हैं कि अलग अलग डिवीजन को कंट्रोल करना और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना ग्रोथ के लिए, दोनों को मिला के चलने में बहुत असुविधा होती है। कंट्रोल करना मतलब हो गया सेंट्रलाइजेशन, और उनको अपॉर्चुनिटी देना कि तुमको जो मर्जी है तुम करो, जैसे कि तुम उस डिवीजन का ग्रोथ करो, वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड को मिला के चलाने में बहुत तकलीफ होती है। यानी कि ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम के बारे में पैराग्राफ था। पहला तीनों तो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, अब ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम कि गर्व है हम लोग बहुत सारे कंट्री में हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसको मैनेज करके चलना थ्रू कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी देना हर एक डिवीजन को, ये कंपनी के ऊपर चैलेंज है। Today EL employs 45,000 people, sorry, which paragraph? Such growth also require high developed IT system, not only to provide good communication, but also to ensure efficient delivery of supplies on a just-in-time basis and to coordinate all the activities involved in the development, design, production, marketing, shipping, selling, distribution of cars in the various regions of its global operations। बोलता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रांग आईटी चाहिए है। आईटी केवल इसलिए नहीं चाहिए कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिल जाए, कंपनी को रन करने के लिए, एक दूसरे डिपार्टमेंट में तालमेल बैठाने के लिए, डेवलपमेंट में, डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, शिपिंग में, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए प्रॉपर आईटी डेवलपमेंट जरूरी है। एनी ब्रेकडाउन इन आईटी सिस्टम कैन रिजल्ट इन लॉस्ट प्रोडक्शन and late delivery of cars to customers with consequential damage to the company's brand। अगर कहीं भी आईटी वगैरह फेल हो जाए, प्रॉब्लम होए, तो समय पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डिलीवरी नहीं होगा, कस्टमर हम लोग के अगेंस्ट में क्लेम वगैरह करेगा, ब्रांड का नाम खराब होगा। यानी कि दोनों पैराग्राफ ही प्रॉब्लम के बारे पे कॉन्सेंट्रेट किए कि इतना बड़ा होने के बाद भी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, प्रॉब्लम है आईटी का। टुडे EL employs 45,000 people worldwide and is forecast to generate annual return $26 billion in 2014। 45,000 एम्प्लॉई कंपनी में है और हम लोग को लगता है 2014 तक कंपनी में 26 मिलियन सेल होने लगेगी। अब क्या है कि जो अगस्त में ही एग्जाम हो रहे हैं वो तो 6 महीना बीत के हो रहे हैं ना, तो वहाँ का इश्यूज थोड़ा अलग होगा। लेकिन जब नवंबर में एग्जाम होएगा तो मोटा मोटी साल तो खत्म हो गया, तो उसमें जनरली चांसेस है कि बोलेगा 2014 में ये हुआ। अब वो तो घर से आदमी नहीं करके जा सकता ना, क्या हुआ कैसे बोले। अगस्त वाला एग्जाम में बोलेगा अभी 6 महीना में ये हुआ है और ये प्लानिंग है, लेकिन नवंबर वाला में बोलेगा ये हो गया, तो वहां इश्यू एकदम अलग ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगस्त का एग्जाम से कुछ फीलिंग एक्स्ट्रा जरूर आएगा, तो थोड़ा लाभ जरूर होगा। तो बोल रहे कि पूरा साल में, बिकॉज जब ये पब्लिश हुआ था उस समय तो मोटा मोटी मई करीब था, तो उस समय तो ये सारी चीज बस फोरकास्ट ही थी, और जब तक ईयर एंड जाएगा तब तक साल खत्म हो गया, तो एक इश्यूज नया डेवलप हो जाएगा कि हमने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं, वो सब पूछने लग जाएगा, नवंबर में वो पूछेगा। तो बोल रहे कि 45,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हमारा फोरकास्ट है कि 2014 में हमारा सेल 26 बिलियन हो जाएगा। 4% हमारा वर्ल्ड मार्केट में शेयर है और 12% ग्लोबल मार्केट में शेयर है। ऑल्दो नॉट येट अमॉन्ग्स द जायंट्स ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर, it is catching up fast and looks set to achieve the distinction of being amongst the top 10 players in car production very soon। बोल रहा जायंट तो नहीं है हम लोग, कोई लीडर वुडर नहीं है, लेकिन ये जरूर विश्वास है मैनेजमेंट को कि आने वाले समय में हम लोग विदिन 10 के अंदर आ जाएंगे। EL product range encompasses all major segments from small compact to large medium sized sedan, sports utility vehicle, more recently the premium and the luxury segment। more recently लिखा है, यानी कि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट हमने अभी तुरंत मार्केट में लाया है। यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट रेंज बहुत वास्ट है, सब कुछ कवर्ड है, सभी तरह का गाड़ी। EL strategy is perhaps best described as multi-domestic in the sense that
It tries to achieve maximum local responsiveness by commissioning both the product offering and marketing strategy to match different conditions in the various market in which it operates. बोलते कंपनी की स्ट्रैटेजी को हम लोग मल्टी डिविजनल डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं ना, हम वहां के लोगों का रहन सहन, लाइफ स्टाइल को एडर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में। हम लोग उसको सोचकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह से मार्केटिंग करते हैं जैसे पब्लिक का कल्चर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बोलता है कंपनी को मल्टी डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ईच रीजन। रीजन मतलब ऊपर था एशिया, अमेरिका और यूरोप। बोलता है तीनों रीजन में हमारी रिसर्च फैसिलिटीज है। Where business is done. This is in marked contrast to companies like Ford, which with one Ford strategy has adopted what might be called a global strategy. बोलता है फोर्ड कंपनी का भी गाड़ियां हैं और फोर्ड कंपनी का स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है। उसका इंडिया में भी कार वही है, यूएस में भी वही है, यूरोप में भी वही है, सेम टाइप का गाड़ी है, वही इंजन, वही डिजाइन, वही सब कुछ। वो लोग ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ग्लोबल कार। बोल रहा दिस इज ए स्ट्रैटेजी विच इन्वॉल्व्स बिल्डिंग वन प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल मार्केट रादर देन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वंस टेलर्ड टू नेशनल और रीजनल लेवल्स। हम लोग वन प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं फूड, लेकिन हम लोग का तो वैसा नहीं, हम लोग रीजनल सोचते हैं। द इंटेंशन ऑफ सच ए ग्लोबल स्ट्रैटेजी इज टू स्प्रेड डेवलपमेंट एंड अदर कॉस्ट ओवर वन ह्यूज ग्लोबल मार्केट एंड सो रिड्यूस यूनिट्स कॉस्ट। बोलता है कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉलो करने का मेन कारण क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेम तरह का प्रोडक्शन करना है, कहीं भी हो जाए, खर्चा कम लगे, वॉल्यूम में प्रोडक्शन करें, पर यूनिट खर्चा कम आए। लेकिन हम लोग तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमारा खर्चा उस तरह से बढ़ेगा। लेकिन उसी का एडवांटेज भी है कि आज इंडियन कस्टमर को चीज़ अलग चाहिए, यूएसए वाला को अलग चाहिए, तो हम लोग अलग अलग कस्टमर के लिए सोचते भी हैं। वो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों कहला सकते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में मेनली वो लोग कंपेरिजन किया है फूड कंपनी से। फूड कंपनी वैसे विद इन 10 के अंदर है, विद इन 10 के अंदर फूड, टोयोटा शायद 11-12 में आ रहा है, फिर उसके बाद फेरारी, ध्यान नहीं है मेरे को, निकल गया दिमाग से। और वैसे भी फर्स्ट वगैरह तो अलग अलग बात होता है ना। हाँ नहीं, वो थर्ड फोर्थ करीब है। हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वगैरह है दैट ओनली नॉट वन क्राइटेरिया कि कितना सेल होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा, सब चीज़ को लेकर होता है ना। तो अगर ऐसे प्रॉपरली सर्च करेंगे तो फर्स्ट बहुत बहुत अलग अलग आएगा। निशान वगैरह भी बहुत आगे है, ठीक है। द 10 फैमिली आर द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। यानी कि अब ये लोग, सबसे पहले ये लोग बोला स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बोला स्ट्रैटेजी। हम लोग मल्टी प्रोडक्ट लाते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का बेचते हैं, जो कि फोर्ड से अलग है। अब ये लोग लीडरशिप के बारे में बोल रहे हैं। द 10 फैमिली आर द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स विथ 55% शेयर्स, द रिमाइंडर बीइंग हेल्ड बाय द सेवरल लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कंट्री। मतलब कंपनी का शेयर 10 फैमिली के पास है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। EL corporate governance structure includes 9 member board of directors, remuneration committee and audit committee and ethic committee। बोलता कंपनी के 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको हेल्प करने के लिए एक रेमुनरेशन कमेटी है, एक ऑडिट कमेटी है और एक एथिक्स कमेटी है। 3 अलग अलग कमेटी। रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या होएगा? ऑडिट कमेटी ऑडिट वगैरह पे, इंटरनल कंट्रोल वगैरह पे ध्यान देती है, और एथिक्स कमेटी कंपनी एथिकली बिहेव करे। यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर है कंपनी का। Like all the major car companies, EL has a stated commitment to operate as socially responsible company and continually demonstrate this commitment by producing cars with low emission levels and charitable work such as the earthquake relief programs। ये सब बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी हो गया कि हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, गाड़ी ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम एमिशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, और अर्थक्वेक रिलीफ के लिए भी कंपनी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ EL सक्सेसफुल एक्सपेंशन ओवर द लास्ट 40 years हैज बीन मिस्टर A. Tan, a charismatic and now revered CEO whose powerful leadership and sure-footed strategy has proven its worth। बोलता है कंपनी का मेन उन्नति होने का कारण है मिस्टर A. Tan, जो कि लास्ट 40 सालों से कंपनी को संभाल रहे हैं। वो रेस्पेक्टफुल पर्सन है, मतलब समझ लो
इंडिया में कोई रेस्पेक्टफुल कंपनी माने प्रमोटर का नाम बोल सकते हैं? कंपनी, हाँ समझ लो रतन टाटा, और कोई बोल सकते हैं? मुकेश अंबानी, और कोई बोल सकते हैं? महिंद्रा वाला, गोदरेज। तो ये लोग सबको हम लोग रिनाउंड रेस्पेक्टफुल पर्सन मानते हैं। तो वैसे ही मिस्टर ए टैन को भी लोग रेस्पेक्टफुल मानते हैं, और उनकी जो श्योर फुटेड स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी वो बोला ना, स्ट्रैटेजी लगाया, वो सब एकदम सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। उसका दिमाग बहुत तेज है, जो वो सोचता है वैसा ही हो जाता है। वो स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वो अच्छा पड़ता है। सैडली ड्यूरिंग 2013 मिस्टर ए टैन सफर्ड ए स्ट्रोक एंड दिस हैज इफेक्टिवली मेड हिम अनटिल टू कंटिन्यू एक्टिव ओवरसाइट ऑफ द कंपनी। लेकिन बोलता है 2013 में मिस्टर ए को दिल का दौरा पड़ा था, बोलता है इसलिए मेड हिम अनफिट टू कंटिन्यू इफेक्टिव ओवरसाइट। लेकिन तो इसके कारण वो कंपनी को हर समय देख रेख में नहीं हेल्प कर पा रहे, यानी कि उनका कंपनी के साथ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और ये पिछले साल का ही बात है, 2013। इट अपीयर्स दैट वाइल मिस्टर ए टैन might have been revered, he was also feared, and even the most senior managers were reluctant to question his judgment. बोलता है मिस्टर ए टैन रेस्पेक्टफुल पर्सन है, लोग जानते हैं, लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि लोग उनसे डरते हैं। उनको डराने का बहुत माने, ऐसे कोई होता ना, कोई चेहरा देख कर ही डर लगता है। तो बोलता है वैसा उनका एक व्यू मार्केट में है कि वो सीनियर पर्सन है, और सीनियर मैनेजर्स लोग कोई चीज़ गलत भी लगता है ना, इतना उनसे डरते हैं कि कोई उनके सामने मुंह नहीं खोलता है। बोलते ये भी एक प्रॉब्लम था कि मान लीजिए उसका श्योर फुटेड स्ट्रेटेजी है, लेकिन सीनियर मैनेजर्स इवन अफ्रेड ऑफ सेइंग समथिंग अगेंस्ट हिम। दिस अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्कड वेल व्हेन मिस्टर ए टैन वाज इन चार्ज, बट कंट्रोल फ्रॉम सेंटर मेक्स फॉर difficulties in globally dispersed divisional structure unless it is directed by a gifted leader। बोलता है मिस्टर ए टैन तो चला लिए, लेकिन अगर मिस्टर ए टैन के बाद जो उसका सक्सेसर वगैरह आएगा, और अगर उस पर मिस्टर ए टैन जैसा क्वालिटी नहीं है, देन इन दैट केस सेंट्रल लेवल पे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की जो मिस्टर ए टैन बोलेगा वही होगा, वो फ्यूचर में होना मुश्किल होगा। द लेगेसी ऑफ मिस्टर ए टैन लीडरशिप स्टाइल डज नॉट हेल्प इन द कॉन्टेक्स्ट एज अ कल्चर ऑफ अथॉरिटेरियन लीडरशिप इज डिफिकल्ट टू चेंज ओवरनाइट। बोलता है कि अब अगर मिस्टर ए टैन के बजाय कोई दूसरा आता है, वो हेड ऑफिस से उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह से मिस्टर ए टैन कंट्रोल कर पा रहा था, देन इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होएगा? लोगों को तो सुनने का आदत हो गया है ना, लोग कुछ अपने आप करते नहीं है, मिस्टर ए टैन बताएंगे तो करेंगे। अब तो वहाँ से कोई बताने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को कंपनी में इम्प्लीमेंट करने में कि भाई अब से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तुम लोग अपने आप काम करो, हमारे से कोई तुमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, इस चीज़ को चेंज करने बहुत असुविधा होगी। बिकॉज 40-50 साल से लोगों को सुनने का आदत हो गया है। 4 दिन का तो बात है नहीं, 40 ईयर्स मिस्टर ए टैन बोलेगा वैसे ही होगा, अपने आप कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठा रहो, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम होगा। बोलता है इस चीज़ को चेंज करने बहुत असुविधा होगी। His son Mr. B. Tan, who has been groomed for the leadership of EL, is a competent vice president of manufacturing, but it is generally agreed by insider that he has not have the grasp of business or strategic insight that had been possessed by his father, and that more generally he is not yet ready for the top job। बोलता है कि जो मिस्टर बी टैन है वो EL की लीडरशिप में है, ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग का उनको बनाया गया, लेकिन इनसाइडर अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी लैंग्वेज बोलता है न्यूज़ में, अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, इनसाइडर पता चला है कि मिस्टर बी टैन के पास वो काबिलियत नहीं है जो उसके फादर में थी। डिस्पाइट द मिसगिविंग्स ऑफ सम सीनियर पर्सनल, हाउएवर मिस्टर बी टैन हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ CEO। तो उनके फादर के CEO, उनके फादर के हार्ट अटैक के बाद मिस्टर बी टैन को वैसे CEO बना दिया गया है, बहुत लोगों की इच्छा नहीं थी फिर भी। बोल रहा रिकॉग्नाइजिंग हिज ओन लिमिटेशंस, मिस्टर बी टैन इज एडवाइज्ड बाय अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सिंस सबको पता है कि मिस्टर बी टैन अपने फादर जैसे करिस्मेटिक पर्सन नहीं है, इसलिए बोलता है उनको एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है,
वो लोग हेल्प कर रहे हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब उसके पास शेयर वगैरह नहीं होते हैं, जो लोग नॉर्मली कंपनी को माने संभालते हैं, काम देखते हैं, तो बोलता है कि जो उसको हेल्प करने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 जन का कमेटी है। दिस इज सोन एज द एडवाइजरी कमेटी फॉर सीईओ इन अपेंडिक्स 1। बोला भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए, सीईओ को हेल्प करने के लिए एडवाइजरी कमेटी है। मिस्टर B10 हैज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अप द रियंस इन अ सक्सेसफुल बिजनेस। मिस्टर B10 का सौभाग्य है कि उसको अपने फादर का इतना बड़ा इंपायर संभालने का मौका मिल रहा है, उसको बढ़िया बिजनेस मिल रहा है। एज द फाइनेंस डायरेक्टर रिपोर्ट मेक्स क्लियर ऑन ऑलमोस्ट एनी मेजर्स EL इज परफॉर्मिंग वेल। एज द फाइनेंस डायरेक्टर रिपोर्ट मेक्स क्लियर ऑन ऑलमोस्ट एनी मेजर्स EL इज परफॉर्मिंग वेल। बोलता है फाइनेंस डायरेक्टर का रिपोर्ट बता रहे हैं कि सभी चीज में कंपनी ठीक है। दैट सेड हाउएवर मिस्टर B10 एंड हिज एडवाइजर्स हैव मेनी कंसर्न्स। लेकिन मिस्टर B10 और उनके जो चारों एडवाइजर है उनको लग रहे प्रॉब्लम्स है। द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कार टेक प्लेस इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एंड EL फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स। बोलता है जो गाड़ी बना के हम लोग बेच रहे हैं, मार्केट में बहुत कंपटीशन है और हम लोग में बहुत खामियां हैं, बहुत प्रॉब्लम है। मिस्टर B10 और उनके एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लगता है। द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इज फॉर्मिडेबल and includes changes in both the competitive and the broader macroeconomic environment। बोलता है जो प्रॉब्लम्स है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकते, और वो लोग मैक्रो इन्वायरमेंट को बहुत, मैक्रो मतलब पॉलिटिकल, लीगल, ये सब पेस्ट, तो बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में मैक्रो इन्वायरमेंट गड़बड़ है। बिफोर कंसिडरिंग दीज चैलेंजेस हाउएवर इट इज यूजफुल टू लुक ब्रीफ एट EL's ऑपरेशंस। बोलता है कि प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय, देखने के पहले हम लोग पहले कंपनी का ऑपरेशंस पे चलिए ध्यान देते हैं। यहां तक ये पैराग्राफ चल रहे, 3-4 पैराग्राफ शुरू का स्ट्रक्चर के बारे में था, फिर जहां से प्रोडक्ट वगैरह बोलना चालू किया वहां से स्ट्रैटेजी के बारे में था, फोर्ड से क्या अलग है, और फिर उसके बाद लीडरशिप के बारे में था, रेम्यूनरेशन कमेटी वगैरह, मिस्टर A10 मिस्टर B वगैरह वगैरह उनके बारे में था। ठीक है, आइए लिखते हैं। हम लोग पहले हेडिंग दे रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर as we already know there are 4 types of structures. As we already know there are 4 types of structures possible. There are 4 types of structures possible in any organization. ये चीज एग्जाम में नहीं लिखने का, लेकिन अपने अगर इसका एरिया में जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा एडवांटेज डिसएडवांटेजेसली। ब्रैकेट में एंट्रीप्रेन्योरियल, ब्रैकेट में एंट्रीप्रेन्योरियल, कॉमा फंक्शनल, कॉमा डिविजनल एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ब्रैकेट क्लोज्ड, फुल स्टॉप। As the organization grew, the structure of the organization, as the organization grew, the structure of the organization changes. As the organization grew, the structure of the organization changes. Since EL company has grown tremendously, since EL company has grown tremendously, so its structure has changed. Its structure has changed significantly. Its structure has changed significantly. The highlight of structural changes, the highlight of structural changes
The highlight of structural changes of EL, the highlight of structural changes of EL are, क्या हाईलाइट है? बुलेट दे दे के लिखते. The company has manufacturing plant. The company has manufacturing plant in 7 locations. The company has manufacturing plant in 7 locations. ब्रैकेट में कंट्री X, ब्रैकेट में कंट्री X, कॉमा 2 Asian countries, 2 other Asian countries, कॉमा नॉर्थ अमेरिका, कॉमा साउथ अमेरिका, कॉमा ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप, एंड वेस्टर्न यूरोप. दूसरा बुलेट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, द कंपनी हैज large network of suppliers, large network of suppliers, comma dealers, distributors, sales and servicing staff, and servicing staff, and servicing staff, and servicing staff. तीसरा बुलेट, the company has research and development facilities. The company has research and development facilities for innovation and product development, for innovation and product development in all the 3 regions, in all the 3 regions like Asia, America and Europe, in all the 3 regions like Asia, America and Europe. चौथा बुलेट, the company deals in all the different types of models. The company deals in all the different types of models. The company deals in all the different types of models to cater a different type of customers, to cater a different type of customers in different market, to cater a different type of customers in different market. प्रोडक्ट ए, क्या नाम था प्रोडक्ट ए का? कॉम्पैक्ट बोला था ना, कॉम्पैक्ट एंड प्रोडक्ट ए, कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज सेडान. कॉम्पैक्ट ए प्रोडक्ट ए, कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज सेडान. प्रोडक्ट बी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसको एसयूवी बोलते हैं. कॉम्पैक्ट बी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल. प्रोडक्ट सी, प्रीमियम एंड लग्जरी व्हीकल. प्रोडक्ट सी, प्रीमियम एंड लग्जरी व्हीकल. प्रोडक्ट डी, लार्ज साइज सेडान. प्रोडक्ट डी, लार्ज साइज सेडान. प्रोडक्ट ई, प्रीमियम मॉडल. प्रोडक्ट ई, प्रीमियम मॉडल. एंड प्रोडक्ट एफ,
लग्जरी मॉडल। ये जो ई और एफ है इसके ब्रैकेट में लिख देंगे रिसेंटली लॉन्च्ड, ई और एफ ब्रैकेट में रिसेंटली लॉन्च्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी in long run, the company has multi product and multi divisional strategy, multi product and multi divisional strategy. The highlights of the long-term strategy are, the highlights of the long-term strategy are, the highlights of the long-term strategy are, पहला बुलेट, पहला बुलेट, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। It means that by developing products for different divisions, by developing products for different regional, by developing product for different geographical locations, by developing product for different geographical locations, the company want to satisfy the customer of different geographical locations, the customer of different geographical locations, the customer of different geographical location. दूसरा बुलेट, the company has grown, the company has grown and a distribution system and a strong distribution system. The company has grown and a strong distribution system in different regions. The company has grown and distribution system in different regions. तीसरा बुलेट, the company has 45,000 staff. The company has 45,000 staff working, have 4% world market share, have 4% world market share, and 12% local market share, and 12% local market share. Next bullet, the company consider the requirement of local customers. The company consider the requirement of local customer and enable the same in its product
to satisfy the customers, in its product to satisfy the customers to the fullest extent, to the fullest extent. Next para say, but this type of strategy has certain problems also. But this type of strategy has certain problems also. पहला बुलेट, problem of centralization, problem of centralization, that is problem of centralization, that is controlling the functions and controlling the activities of different divisions, controlling the activities of different divisions from central office, controlling the activities of different divisions from central office. दूसरा बुलेट, decentralization problem, decentralization problem, that is how the authority and responsibility, that is how the authority and responsibility should be delegated, authority and responsibility should be delegated to different divisions head, for grasping the opportunities available in the local market, for grasping the opportunities available in the local market, for grasping the opportunities available in the local market. तीसरा बुलेट, IT problem, the IT system should be very strong, the IT system should be very strong to conduct different activities, like development, designing, production, marketing, shipping, like development, designing, production, marketing, shipping, like development, designing, production, marketing, shipping, selling, and distribution. Any breakdown in the proper IT system, will affect the production sale, sales and brand image, will affect the production, sale and brand image. फिर है leadership, the important highlights relating to leadership are, the important highlights relating to leadership are, पहला बुलेट,
Mr. A. Tan, the CEO of the company, Mr. A. Tan, the CEO of the company, was a charismatic, charisma जिसको बोलते, was a charismatic and respectful leader, leading the company from front, His authoritarian style, comma, sure short success strategy, has helped the company to come a long way, मतलब उन्होंने कंपनी को बहुत आगे लाया है अपनी स्ट्रैटेजी से. दूसरा बुलेट, but after a heart attack to Mr. A. Tan, in 2013, his son Mr. B. Tan is appointed to the post of CEO, even though some managers and executives were not satisfied with this decision. तीसरा बुलेट, Mr. B. Tan lacks the authoritarian style of his father. Considering the limitations of Mr. B. Tan, an advisory executive committee of 4 directors has been formed. Next bullet, the shareholding of the company, comma, 45% belongs to institutional investors. 55% तो family members के पास है, 45% belongs to institutional investors. We know that institutional investors does not take active part. Does not take active part in the management of a company. But if the management
and Mr. B Tan will not be able to generate proper return, will not be able to generate proper return, will not be able to generate proper return, then it may be possible that, institutional investors, would want to manage the company, or they will transfer their shares, to others. एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट बात है यहां पर, और दे विल ट्रांसफर देयर शेयर्स। मतलब मान लो हमारे सराफ गुरुकुल में आईसीआईसीआई बैंक के पास शेयर है, तो आईसीआईसीआई बैंक सराफ गुरुकुल को मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक को अपना पैसा पे प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा तो क्या बोलेगा, आपसे कंपनी को हम मैनेज करेंगे, आपको मैनेज नहीं करने देंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो अपना शेयर बेच रहे हैं। तो जब तक ठीक रहता है तब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब कुछ गड़बड़ी होने लगती है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर कोई भी डिसीजन लेने में तकलीफ होती है। तो अगर लगता है कि मिस्टर ए टैन तो कंपनी को देख नहीं रहा है और मिस्टर बी टैन अगर ठीक से देख नहीं पाया, उसका एडवाइजरी कमेटी संभाल नहीं पाया, तो जो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स है वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो वो लोग कंपनी का मैनेजमेंट में प्रॉब्लम करेंगे कोई डिसीजंस लेने से। तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम अराइज होगी। नीचे नेक्स्ट बुलेट।